नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईरानी अपराधियों के आतंक पर। ये चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं कि एक बार फिर इनका आतंक सामने आया है। राजधानी के करोंद इलाके के ईरानी डेरा में धोखाधड़ी के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ईरानियों ने पत्थरों और मिर्ची पाउडर से हमला कर दिया, जिसमें 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ईरानी डेरे में जिन बदमाशों को पकड़ने गई थी, वे दूसरे शहरों में जाकर वारदात को अंजाम देते थे। इन बदमाशों ने पिछले दिनों सागर के खुरई में चेकिंग के नाम पर किसी शख्स के बैग से करीब 7 लाख रुपए का सोना चोरी कर लिया था। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल का नंबर भोपाल के ईरानियों का निकला था, जिसके आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने खुरई पुलिस आज भोपाल आई हुई थी। भोपाल के थाना गांधीनगर, छोला और निशातपुरा थाने की पुलिस भी साथ थी। सुबह 7 बजे एक आरोपी रिजवान के घर पुलिस टीम ने जैसे ही दबिश दी, ईरानी डेरे की महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान मिर्ची पाउडर और पत्थर भी पुलिस पर फेंके गए। हालांकि इसके बाद भी पुलिस ने आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 1 दर्जन लोगों की तलाश अब भी की जा रही है। खैर, ये तो एक घटना हुई। सवाल यह है कि भोपाल के करोंद जैसे आतंक के ये डेरे जमे क्यों हैं? वारदात के बाद ही इन पर कार्रवाई क्यों की जाती है? जब ये पता है कि जराइम पेशा लोग यहाँ निवास करते हैं, तो इन्हें नेस्तनाबूद क्यों नहीं कर दिया जाता? सवाल ये भी है कि क्या इस घटना के बाद पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी कि दोबारा कोई पुलिस की गिरबान पर हाथ डालने की जरूरत ही ना कर सके? यह सवाल इसलिए भी है कि ईरानियों का आतंक पहली बार नजर नहीं आया है। इससे पहले सन 2017 में भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम पर भी ईरानी डेरे में हमला हुआ था। तब 15 से 20 पुलिसकर्मी अमन कॉलोनी ईरानी डेरा में शातिर लुटेरे अब्बास ईरानी को पकड़ने गए हुए थे। इस दौरान हुए हमले में टीआई सहित कई पुलिस वाले घायल हुए थे। ईरानियों की बस्ती अमन कॉलोनी में 10 दिसंबर 2014 को एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच जमकर उपद्रव हुआ था और तब 36 से अधिक घरों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। वहीं 50 से अधिक वाहनों में आग लगा दी गई थी। तब भी मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव किया था। ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि ईरानी अपराधी शांति व्यवस्था में रोड़े बन चुके हैं। और एक बात ये भी बता दें कि ये वो इलाका है जहां पारदी, कंजर जैसे जराइम पेशा लोग भी निवास करते हैं, जिसके चलते सारा का सारा इलाका अपराधियों की बहुत बड़ी पनाहगाह में तब्दील हो चुका है। आज के कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे। चलते हैं स्टूडियो की तरफ, जहां हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से हमारे साथ सीधी बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत एक लंबा अनुभव है आपका अपराध की खबरों से जुड़ी चीज़ों को देखने का, उन्हें समझने का, उन्हें समझाने का, और इसके साथ ही साथ आपने शासन प्रशासन के तमाम पहलुओं को भी बहुत गौर से देखा है। भोपाल की ईरानी बस्ती में जो कुछ हुआ, वो कानून व्यवस्था को क्या खुला चैलेंज नहीं माना जाना चाहिए? निश्चित तौर पर रत्नाकर जी, ये खुला चैलेंज ही है और ये एक पहली बार ऐसी समस्या सामने नहीं आई है। ये ईरानियों का ही मामला नहीं है। जैसे आपराधिक प्रवृत्ति की कुछ जनजातियां हैं जिनको आपराधिक प्रवृत्ति की जो मतलब आप कहें कि अंग्रेजों के दौर में ऐसी 128 जनजातियां थीं जिनको आपराधिक क्षेत्रों में संवार कर दिया गया था। इनको अपराधी करार दे दिया गया था कि इनका पैसा ही अपराध करना है। हालांकि जब आजादी के बाद इनको विमुक्त कर दिया गया, उससे जो ठप्पा इन पर लगा था कि अपराध करने का, वो कलंक लेकिन आज तक भी बरकरार है और सरकार भी और जनता भी, आम लोग भी, हम भी उसी नजरिए से देखते हैं। और इनमें से अधिकांश लोग, या यूं कहें कि हम कुछ लोग भी हैं जो अपराध करते हैं, लेकिन पूरी समाज कलंकित होती है उसमें, और एक उसको संरक्षण दिया जाता है। यहाँ की महिलाओं को भी देखेंगे हम, यदि कोई अपराधी है उसको, तो अपराधी वहां जाकर छिप जाता है। पूरे देश की समस्या है, पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है। मतलब आप जाएंगे, बैतूल जाएंगे तो पारदी में वहां आपको मिलेंगे, बैरसिया जाएंगे तो पारदी मिलेंगे। हम यदि पृष्ठभूमि में जाएं, पहले की इतिहास को देखें रत्नाकर जी, तो हमने अपने होश संभालते हुए भी आसपास लूट होते ही देखी है। जैसे सूखी सेमनिया जाएंगे हम, तो यहाँ पे एक वो घाटी है, उस घाट पे पारदी पहले लूटपाट कर लेते थे। इसी तरह ईरानी भी अपराध करते हैं। अब थोड़ा चेंज हो गए हैं, वो पहले लूटपाट करते थे, हत्याएं करते थे, अब वो दूसरी तरह से ठगी करते हैं, अन्य तरह से अपराध करते हैं। ज्वेलरी शराब वो उस पे जाते हैं, वहां पे
खरीदारी के नाम पे एसटीएफ कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी बनकर तो ठग के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो गए हैं और पूरे देश में जाकर करते हैं। यहाँ जो ईरानी रहते हैं या जो पारदी रहते हैं, उनके दूसरे राज्यों के उनके रिश्तेदार आते हैं, यहाँ रुकते हैं और वो वारदात करने के बाद गायब हो जाते हैं। इस तरह यहाँ के लोग बाहर जाके वारदात करते हैं, दूसरे जिलों में करते हैं, दूसरे राज्यों में करते हैं। ऐसा ही ये मामला है कि सागर में अपराध किया था और वहाँ सीसीटीवी फुटेज में और मोबाइल लोकेशन से पता चला कि ये ईरानी डेरे भोपाल के रहने वाले हैं। तो वहाँ की पुलिस आई थी, सुबह सुबह छापा मारा गया था। इन डेरों पर अक्सर ऐसे समय छापा मारा जाता है तब पुलिस को अपराधियों को लेकर भागने में आसानी हो। तो बाकायदा सुनियोजित तरीके से सुबह 4 बजे छापा मारा गया था ताकि बाकी लोग ना जगें और घेराबंदी ना हो। किसी भी डेरे में जाएंगे, किसी भी राज्य में जाएंगे, इस तरह के जो डेरे हैं, चाहे वो पारदी डेरे हों चाहे ईरानी डेरे हों, पुलिस जाने में घबराती है, पूरी सतर्कता के साथ जाती है, बावजूद ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। भोपाल में भी कई घटनाएं हुई हैं और ऐसी ये घटना है, इसमें जब जाते हैं तो जाग जाते हैं। वो शोर मचाया उन्होंने तो आसपास की महिलाएं जो पहले से तैयार रहती हैं, लगभग ऐसी परिस्थितियों से जब वारदात करके आते हैं तो पूरी तैयारी से रहती हैं कि पुलिस आएगी तो उनको कैसे जूझना है। तो वो सब आगे मिर्ची पाउडर और डंडे, ईंट पत्थर जो भी हाथ में आता है उनसे लेके हमला कर देते हैं। तो उसी हमले में ये घायल हुए हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। तो ये गंभीर घटना इसलिए हम कहते हैं कि पुलिस को चुनौती, जैसा आपने कहा, हमने पैकेज में भी दिखाया, चुनौती तो है पुलिस के लिए। और पुलिस को इसमें बाकायदा एक कम्बिंग गश्त होती है जो पूरे क्षेत्र में जाके एक साथ चारों तरफ से घेराबंदी करके पुलिस जाती है और एक एक घर की तलाशी लेती है। पहले भी ऐसे कार्रवाई हुई है और बीच बीच में जब इस तरह की घटना होती है तो पुलिस इस तरह की सख्त कार्रवाई करती है और डेरों से बड़ी तादाद में हथियार से लेकर पत्थर से लेकर और जैसे मादक पदार्थ तक जब्त करती है। और महिलाओं पे पिछली बार भी जब घटना हुई थी बड़ी संख्या में महिलाओं पे भी कार्रवाई हुई थी, पुरुषों पे भी कार्रवाई हुई थी। तो मुझे लगता है कि इस घटना के बाद भी पुलिस ऐसी कोई रणनीति बना रही होगी, वो आगे जाके कार्रवाई करेगी जिससे कि डेरों पे हथियार बरामद होते हैं और हथियार बरामद कर लिए जाते हैं। यही कारण है कि अब वैसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। अब हमले जरूर हुए लेकिन हथियार नहीं मिल पाए, तो बीच बीच में इस तरह की कार्रवाई करने से हथियार उनके पास नहीं मिल पाते। हालांकि वो इकट्ठे करते रहते हैं लेकिन उतनी तादाद में नहीं होते। नहीं, पहले एक समय था जब डेरों पे छापे मारे जाते थे रत्नाकर जी, तो बड़ी तादाद में यदि आप ऑटो ट्रक भर लें ऐसे हथियार मिलते थे। तो वो अब परिस्थितियां नहीं है, परिस्थितियां बदली हुई हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं तो हो ही रही है। जो घटना हुई है भोपाल में, राजधानी में, मतलब शहर में हुई है, तो बहुत गंभीर है। जो पूरे मैसेज देने का जिस तरह से अभियान सरकार चला रही है माफियाओं के खिलाफ, इसमें भी अभियान चलाना चाहिए। लेकिन इस पर एक बात खास तौर पर, जैसे इसके बाद अभियान के बाद आरोप लगते हैं पुलिस पर कि उन्होंने जो निर्दोष है उन पर भी कार्रवाई की है, तो उस तरह के आरोप ना लगे पुलिस पर और उसके लिए पहले से पूरी तैयारी करे पुलिस के कौन आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनका वर्गीकरण कर ले और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करेगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। जी, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, आज की वारदात में आपने भी कहा हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी कि पुलिस को करीब 70 हवाई फायर करने पड़े। कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था कॉम्बिंग का, आपने कहा था कि घेराबंदी करके एक सुरक्षित तरीके से भी इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है, छापेमारी कार्रवाई को। आज की कार्रवाई में आप क्या मानते हैं, पुलिस से इस दिशा में कहीं कोई चूक हुई है? निश्चित तौर पर पुलिस से इसमें चूक हुई है, क्योंकि जो अनुभवी अधिकारी होते हैं, जो पहले से जानते हैं कि इनका कैसा इतिहास है और भोपाल में पहले किस तरह की घटनाएं हो गई। आज के दौर में यदि हम देखें तो भोपाल में पुराने अधिकारी नहीं है, सब नए अधिकारियों की एक जमात है। टीआई से लेके नीचे से लेकर अधिकारियों की नई फौज है। हो सकता है उनको इसका जानकारी ना हो या अनुभव की कमी हो, इस कारण कम संख्या में पुलिस बल वहां पे गया हो और ये वारदात को अंजाम दे, जबकि वो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए था। या पुलिस चाहती तो दूसरे तरीके से भी उन अपराधियों को पकड़ के सागर पुलिस के हवाले कर सकती थी। जी। इसमें अभी तक ये सामने नहीं आया कि सागर पुलिस ने किस स्तर पर मदद मांगी थी। हो सकता है, क्षमा चाहते हैं, टोकना चाहेंगे आपको। रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर डॉक्टर जी.के. पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर ब्रजेश जी की तरफ दोबारा रुख करेंगे। डॉक्टर पाठक, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। डॉक्टर पाठक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी। पाठक जी, आज भोपाल में करोंद इलाके में जो पुलिस बल पर हमला किया गया था, आज के कार्यक्रम में हम उसी पर चर्चा कर रहे थे। एक सवाल आपसे पूछना, इतना आपका लंबा जो पुलिस का अनुभव है उसके आधार पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस किस्म के जराइम पेशा लोगों की पूरी एक बस्ती राजधानी में मौजूद है, तो क्यों ऐसा नहीं होता है कि उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाए जिससे वहां होने वाले अपराधों पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सके?
देखिए दो चीजें हैं। क्या है कि देखो मध्य प्रदेश में अब कई ऐसे जो क्रिमिनल ट्राइब में नहीं आते हैं, या क्रिमिनल ऐसे जो पुराने जिनका कैटेगराइजेशन था वैसे नहीं आते हैं, लेकिन चलिए ऐसे जैसे कंजरों का है, पारसियों का है, और ये जो आप बता रहे हैं इनका कईयों के ऐसे होते हैं। मुझे लगता है अब तो वारदातें फिर भी काफी कम हो गई हैं, पहले उससे ज्यादा होती थी। मैं सोचता हूँ कि जो घटना घटित हुई उसका बहुत ज्यादा मुझे डिटेल नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जब कहीं कोई बाहर की पुलिस आती है तो बाहर की पुलिस थोड़ा कैजुअल रूप में आती है। उनको उनके सीनियर अफसर्स को, यहाँ सीनियर अफसर्स को विश्वास में लेकर के अच्छा सा फोर्स लेकर के ऐसे जो ईरानी हैं या जो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको अरेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं और पुलिस को दिक्कत जाती है। अच्छा, एक बात ही है। दूसरा क्या है कि ईरानियों का ऐसा है कि ये बहुत सी ऐसी वारदातें करते हैं, जैसे धोखाधड़ी का भी काम करते हैं, नकबजनी का भी काम करते हैं, चोरी का माल खरीदने की भी इनके क्रिमिनल हिस्ट्री मिलेगी आपको। तो ये एक जिले में नहीं कई जिलों में करते हैं। तो इस तरह इनको निश्चित रूप से अब पुलिस जब कार्रवाई करती है, पुलिस को पूरा एक लीगल वे में काम करना पड़ता है, अधिकारों की संवैधानिक सीमा के अंदर काम करना, क्रिमिनल की कोई सीमा नहीं होती। तो इस तरह जो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा इसमें इस जो पूरा नॉलेज नहीं है मुझे क्या घटना हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें जो थोड़ा होमवर्क अच्छा नहीं रहा होगा, नहीं तो एकदम ऐसा नहीं करना पड़ता है। दूसरा, जब अपन उनको फॉलो करके यहाँ तक आ गए कि वो यहाँ रहता है, तो थोड़ा सा उसकी इंफॉर्मेशन भी लेनी थी कि वो बंदा अभी घर पे है कि क्या स्थिति है, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, ऐसा मेरा सोचना। जी जी पाठक जी, मैं आपके अनुभव के आधार पर एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि ये समस्या आपने भी अपने कार्यकाल में निश्चित रूप से महसूस की होगी। कई कम्युनिटी रहती हैं जो कि लगभग सारे के सारे लोग इस तरीके के अपराध में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसी कम्युनिटीज को तोड़ पाना, अपराध से इनको दूर कर पाना या अपराध करने के लिए इनके भीतर डर बैठा पाना, इन सारे कामों में पुलिस के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? एक्चुअली क्या देखिए, क्या है इसमें डर बैठाने का इशू कम है। इसमें क्या है कि ये जो वारदातें करते हैं, ये फाइनली दिक्कत क्या हो रही है कि चाहे कंजर हूँ, चाहे ये ईरानी हूँ, चाहे पारसी हूँ, और फाइनली जब कोई केस कोर्ट पहुंचता है, प्रूव करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि कई चीजें मतलब एक तो इनको पकड़ना ही बड़ा कठिन होता है, इनकी बरामदगी बहुत कठिन होती है। और ऐसा नहीं कि सरकारों ने, किसी भी सरकार ने, चाहे राजस्थान के आप देखिए मंदसौर है, नीमच है, रतलाम के सराउंडिंग इलाके में पूरे कंजर रहते हैं राजस्थान के जिलों में, वो बड़ी वारदातें करते हैं। मतलब कई बार वो ये ट्रक ही लूट लेते हैं। यहाँ भी अपना देवास के पास में भी इस तरह की बस्ती थी, लेकिन अभी घटनाएं कम हुई हैं, रिहेबिलिटेशन का प्रयास भी इनका हुआ है। ये दंड से ही नहीं, इनका एक मुझे लगता है सोशल इनका जो सामाजिक संगठन है, उनको जैसे जो एनजीओ काम करते हैं, उनको भी इनके रिहेबिलिटेशन के लिए, इनके अपग्रेडेशन के लिए और करना चाहिए प्रयास। और पुलिस को ये करना चाहिए कि जो जनरेशन आ रही है उसमें कौन कौन सा क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हमारे पुलिस में एक बहुत अच्छा सिद्धांत है कि अगर कोई क्रिमिनल कहीं मूवमेंट करता है, उसकी हम वो रखते हैं, हिस्ट्री रखते हैं, वो कहाँ जा रहा है। लेकिन क्या हुआ कि अब शहरों में व्यस्तताओं के कारण वो रखना हमारे लिए, बैड करेक्टर रोल भेजना या ईमेल करना या फोन पे बताना, ये संभव नहीं रह गया। इसलिए इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी ज्यादा करती है। जी जी, तो मुझे लगता है कि हमको जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उसको फिर अपने को उस रास्ते पर आना पड़ेगा, नहीं तो हम क्राइम को कंट्रोल करने में हमारी दिक्कत आएगी और इस तरह की गतिविधियों को हम रोकने में उतने सफल नहीं हो पाए। जी जी, डॉक्टर पाठक, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। चौकसे जी भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। ब्रजेश जी। पाठक जी, आपको नहीं लगता कि पहले जैसे आपने भी कहा है कि हमें अपने तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, पहले जैसे मुखबिर तंत्र था पुलिस का, वो कमजोर हुआ है, इस तरह से निगरानी नहीं रख पा रहे हैं। यदि हम उसको तंत्र को मजबूत करेंगे तो अपराधी को चिन्हित कर सकते हैं, उसकी
जो भाभी जहाँ कहीं भी जा रहा है उसकी एक्टिविटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें कहीं आपको नहीं लगता कि ये मजबूत करने की जरूरत है? ये हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जब से CCTNS सिस्टम आया है और पुराना सिस्टम बंद हो रहा है, तो हमारे ये जो ट्रांजिशनल फेज में हमारी पुलिसिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही है। कोई एक जिले की बात नहीं, कई जगह पे। दूसरी बात यह है कि जब हम जो आप कह रहे हो कमजोर हो रही है, अभी भी मुझे लगता है कि SHO लेवल पे, बीट लेवल पे, CST, एडिशनल CST लेवल पे हमको अपने जो निर्धारित 27 to 2030 जो अपने डॉक्यूमेंट हैं उनका संधारण करना बहुत जरूरी है। क्रिमिनल का आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर हम जो है जो तत्काल मतलब जो हिट एंड रन के हिसाब से अगर कोई ऐसा काम करेंगे या जब आग लगे तब हम बुझाने को जाएंगे, तो उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। मतलब हम रोक लेंगे तात्कालिक रूप से, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका जो प्रभाव है तो उस तरह का नहीं मिलेगा। BCNB सही तरह मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। बैड कैरेक्टर रोल जो इस तरह के क्रिमिनल हैं, उनकी कितनी गैंग हिस्ट्री है, उनको हम वॉच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उनकी एक्टिविटी, उनके रिश्तेदार, एक हमारे पुलिस में सिस्टम होता है MAMS का, उनका मतलब कि उनकी जीविका का साधन क्या चल रहा है, कैसे वो लाइफ जी रहे हैं, वो BCNB में उसका नोट लिखा जाता है भाग 5 में। तो मुझे लगता है हमको ज्यादा मतलब एक प्रोफेशनल वे में, जो चाहे वो कोई ये कंजर भारती या ईरानी चाहे नहीं, अन्य क्रिमिनल भी जो उभर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पुलिस का सिस्टम था उसके अतिरिक्त नए क्राइम एंट्री करे गए। जैसे आप साइबर क्राइम आप देखते हो, और इकोनॉमिक फ्रॉड आज की तारीख में सबसे बड़ी चिंता है, बैंक फ्रॉड सबसे बड़ी चिंता है। तो ये जो नए लोग हैं, जहां जहां एक्टिव हो रहे हैं, जहां जहां आइडेंटिफाई हो रहे हैं, इनका पूरा स्टेट लेवल पे ऑनलाइन इनकी हिस्ट्री रहनी चाहिए, ताकि लोग जान सकें, पूरे मध्य प्रदेश के लोग, पूरे इंडिया के लोग जान सकें कि ये क्रिमिनल, जैसे मतलब भारतीयों का आपने देखा होगा, वो जम्मू कश्मीर जाके वारदात करते हैं, पता ही नहीं लगता उनको क्रिमिनल कौन आया, मतलब ये हिस्ट्री रही उनकी। तो इस तरह अपने को ऑल इंडिया लेवल पे या ऑनलाइन आजकल सिस्टम रहता है कि अपने को करना चाहिए। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास आजकल इतने सेल हैं, पहले बिल्कुल नहीं होते थे। अब तो आपके पास साइबर सेल अलग है, आपके पास SP के कंट्रोल रूम में अलग सेल है, और यू हैव सो मेनी इंस्टीट्यूशन। तो उनको टास्क देना चाहिए कि भाई कैसे इसको हम रोकें। आई थिंक तो उससे प्रभाव पड़ेगा। जी, निश्चित रूप से डॉक्टर GK पाठक, इस जानकारी और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिटायर्ड IPS अधिकारी डॉक्टर GK पाठक को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि पुलिस को भी अब अपने तरीकों में कुछ बदलाव ऐसे करने चाहिए जिनसे जो अपराध की एक नई किस्में जो सामने आ रही हैं, और जिसमें साइबर क्राइम शामिल है, जिसमें फ्रॉडुलेंट्स जो बैंक से जुड़े हैं वो शामिल हैं, उसके हिसाब से ताकि कार्रवाई हो सके। ब्रजेश जी, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपके और डॉक्टर पाठक जी के बीच में चली, उसका यहाँ क्या सार निकाला जाना चाहिए? पुलिस को किस हद तक अपने कुछ ट्रेडिशनल तरीकों की तरफ जाना चाहिए, और किस हद तक उन ट्रेडिशनल तरीकों को ऐसा मॉडिफाई करना चाहिए कि अपराध के खिलाफ एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम डेवलप हो सके? जैसे रत्नाकर जी, जैसे पाठक जी भी बता रहे थे कि अपराधी वो अपराध जम्मू कश्मीर जाके कर देंगे, तो हमें कोऑर्डिनेशन नहीं है पुलिस में, ऐसा कोई एक सिस्टम नहीं है कि भाई यदि किसी ने अपराध किया है उस अपराधी का फोटो ऑनलाइन हो, इंटरनेट पे हो, पुलिस की साइट पर हो, कि जम्मू में यदि कोई अपराध हुआ है, यदि वहां कोई स्केच बन रहा है उसका, या वहां पे CCTV फुटेज में आया है, तो हम उसको लोड करें और देखें तो वो देश में कहां रहता है वो अपराधी, और यहाँ वारदात करके चला गया। तो जैसे पाठक जी बता रहे हैं, ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, तब हम उस पर निगरानी रख पाएंगे। आज की परिस्थितियों में पहले जैसे मुखबिर तंत्र निगरानी रखता था, वो मुखबिर तंत्र यहाँ सक्षम नहीं हो सकता, उनका कहना है। हालांकि यदि आप अपने क्षेत्र में यदि मुखबिर तंत्र मजबूत करोगे, तो यदि अपराधी वहां से कहीं जा रहा है, यदि कहीं किसी शहर में जा रहा है, तो वो भी आपको एक सूचना रहेगी। आप भले ही उस शहर तक उसका पीछा नहीं कर सकते यदि वो जम्मू कश्मीर तक जा रहा है, लेकिन आपको पता रहेगा कि इस पीरियड में वो कहीं गया है। तो आपको यदि कहीं वारदात होती है तो उससे सुराग मिलने का और उसको उस तक पहुंचने का आसान तरीका हो सकता है। लेकिन जैसा कि पाठक जी कह रहे हैं, वो तरीका ज्यादा बेहतर रहेगा कि यदि किसी ने अपराध किया है, कोई नेट पे हमने देख लिया, या कोई ऐसा सिस्टम है हमारा जिसपे हालांकि केंद्र सरकार और प्रयास कर रही है, एक CCTV वो पैकेज लाए हैं, उसमें इस तरह के फिंगरप्रिंट हो रहे हैं। फिंगरप्रिंट मतलब 2 करोड़ से लगभग हो चुके हैं उसमें, मध्य प्रदेश के भी, लेकिन वो अभी पूरे ऑल इंडिया लेवल पर
काम नहीं कर रहा है, वो निचले स्तर पर है अभी उसकी प्रक्रिया में। जब वो आ जाएगा तब ये अपराधों पे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी, आधार से जब जुड़ जाएगा। लेकिन आज की परिस्थितियों में ये नहीं हो रहा। दूसरा क्या रत्नाकर जी, जैसे कि अपराधी प्रवृत्ति की जो जातियां हैं, इनकी मानसिकता को बदलना होगा, इनमें जागरूकता अभियान चलाना होगा। क्यों ये अपराध करते हैं और नई पीढ़ी फिर क्यों उसी अपराध में उतर जाती है? दरअसल इन पर जो अपराध का एक ठप्पा लगा हुआ है, जो अंग्रेजों के टाइम से लगा है, जो मानसिकता हो गई है उनकी। जैसे हम देखते हैं पारदियों में और कंजरों में कहा जाता है कि धनतेरस होती ना तो वो एक अपराध करते हैं, उनका एक स्टाइल रहता है दावत, मतलब आज अपराध करेंगे तो साल भर उनको वो उस तरह की अपराध करने की है, उनको वो आजादी मिलेगी, नहीं पकड़े जाएंगे, मतलब एक शुभ मानते हैं वो। तो ये जो मानसिकता है ये उनकी बदलना पड़ेगी और इस दिशा में सरकारों को काम करना पड़ेगा, तब नई पीढ़ी में सुधार आएगा। अभी हमारी और सरकार की दोनों की एक मानसिकता हो गई, पुलिस की भी एक मानसिकता हो गई कि तो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अपराध करते हैं। तो हमने देखा बैतूल में एक घटना हुई थी कि वहां पे एक हत्या हो जाती है, इसके बाद रत्नाकर जी पूरे पारदियों के डेरों को जला दिया जाता है, वो भाग जाते हैं। अपराध करने के बाद दो तरीके होते हैं उनके, या तो पुलिस से मुठभेड़ कर लेते हैं, घेराबंदी, जब पुलिस भाग जाती है वहां से तो इसके बाद वो भी बच्चों के साथ भाग जाते हैं। तो घुमंतु टाइप की जातियां रहती हैं, एक जगह बस जाती हैं हालांकि ये। और आपने देखा होगा ये हमेशा अक्सर ऐसी जगह बसती हैं पटरी किनारे। तो पहले ये पटरी किनारे अपराध करते थे, लूटपाट करते थे, सड़क किनारे करते थे और भाग जाते थे। तो वहां पे बैतूल में पूरे उनके डेरों को सबको उठा दिया, जला दिया था और जेसीबी से उखाड़ फेंक दिया था। जब तक वो लौट के आए तब तक तहस नहस कर दिया था, वहां कुछ नहीं था, पूरी जमीन बची हुई थी। तो ये मामला बड़ा तूल पकड़ा था और हाईकोर्ट गए थे। इसके बाद पारदी समुदाय के लोग उसको जो मतलब समाज सेवा करने वाले लोगों के साथ मिलकर तो सीबीआई जांच तक हुई थी, उसमें 70 लोगों को चिन्हित किया गया। तो ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं। पुलिस ने बैरसिया में भी इस तरह की कार्रवाई की थी कि उनके डेरों को तहस नहस कर दिया था, उनको वहां से खदेड़ दिया। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है रत्नाकर जी। कुल मिलाकर चुनौतियां भी कायम हैं ब्रजेश जी, और सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे पुलिस का सिस्टम हो, चाहे इन समुदायों के प्रति लोगों का एक जो कॉमन नजरिया हो जाता है वो हो। कई तरीकों के सुधार से इस तरीके की आज जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है। ये बात सही है कि इस तरीके के ये लोग जो अपराध पहले किया करते थे जघन्य, उसमें कमी आई है। बावजूद उसके अपराध कायम है, अपराधी कायम है, और जब तक ये स्थिति बनी हुई है तब तक हम एक सुरक्षित शहरी होने का एहसास नहीं पा सकते। हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी से आपने ये सारी बातें सुनी। अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।